की। आपने पिछले दिनों सीएनबीसी आवाज पर ऐसी कई खबरें देखी होंगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग्स कर रही हैं। इस सिलसिले में कभी उन्होंने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तो कभी लेबर संगठन अपनी बजट डिमांड लेकर उनके पास पहुंचे। लेकिन आम टैक्स पेयर्स यानी आप और हम सीधे वित्त मंत्री से नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हर साल सीएनबीसी आवाज बनता है आपकी आवाज। इस साल भी हम आपकी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज, जहां आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएं कि ये बजट विश आप हम तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। आपको सुनाते हैं कुछ बजट विश। इस साल के बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, सबको भी उम्मीदें हैं। जाहिर सी बात है कि मुझे भी उम्मीद है। मेरा मानना ये है कि अगर हमें भारत की सेहत के बारे में, भारत के लोगों की सेहत का ख्याल रखना है, पूरी दुनिया बात करती है कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल। अगर सेहत अच्छी करनी है तो घर में खाना बनाना शुरू करना पड़ेगा, और अगर घर में खाना बनाना है तो उसके लिए थोड़े से इंसेंटिव देने पड़ेंगे। और मेरा मानना ये है कि अभी जो घर में बनाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे जो कुकिंग के अप्लायंसेस होते हैं, उस पर जो जीएसटी है, अगर वो कम कर दिया जाए तो घर पे लोग खाना थोड़ा और ज़्यादा बनाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग, खासतौर से यंगर जनरेशन है, बाहर से खाना मंगवाती है, ऑर्डर करती है और किचन में जाने से कतराती है। तो सेहत अच्छी करने के लिए किचन में और ज़्यादा लोगों को भेजना है, और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग जीएसटी है, अगर उसमें थोड़ी रियायत होगी तो हमारे देश की सेहत बढ़िया हो सकती है। तो मास्टर शेफ संजीव कपूर की बजट विश आप सुन रहे थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश सीएनबीसी आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका काफी आसान है। आपको बस अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है, और बेहतर ये रहेगा कि आप वीडियो बनाते वक्त इसे वर्टिकल मोड में रखें, और साथ ही इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके हमें 70452 20000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। HD क्वालिटी सिलेक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं, बस आपको वीडियो भेजते वक्त व्हाट्सएप पे HD का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। हम आपको बता दें कि आपका ये वीडियो सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं बाजार पर। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 170 पॉइंट चढ़कर 76,500 पर, और निफ्टी 90 पॉइंट चढ़कर 23,176 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली, वहीं IT FMCG शेयर्स में दबाव देखने को मिला। बाजार का पूरा अपडेट लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा और किन स्टॉक्स में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? जी, थैंकफुली आज 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार के अंदर हमें एक रिवाइवल देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करें निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर रहे, सबसे पहले नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, जहां पे 7.25% का इजाफा हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट जो अडानी ग्रुप के और भी शेयर्स है वहां पर भी अच्छा खासा मूवमेंट रजिस्टर किया गया है। इसके बाद अडानी पोर्ट्स 4.5%, श्रीराम फाइनेंस में 5.25% और NTPC में भी 4.5% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन देखते हैं कि बियर्स के सपोर्ट पे आके कौन से शेयर्स खड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, एक ना के बराबर इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, फ्लैट क्लोजिंग। ITC में 1% का दबाव, नेस्ले 1% और एशियन पेंट्स में भी 1% का डाउनसाइड, यानी कि FMCG काउंटर ने बाजार को आज ड्रैग डाउन किया है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो IDBI बैंक में करीब 17.5% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। IOB में 18.5%, मैस्गॉन में 10% और बंधन बैंक में 8% का अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में SRF, मैरिको, कूफॉर्ज और मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर हैं जिन्होंने मिड कैप इंडेक्स को ड्रैग डाउन किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार के सेंटिमेंट को पॉजिटिव साइड भी ड्रैग किया है और नेगेटिव साइड भी ड्रैग किया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो 2 से 3 महीने तक FIs के लौटने की उम्मीद नहीं है, ऐसा कहना है नीपेन कैपिटल के को-फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का। CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि FIs के नजरिए से बाजार का वैल्यूएशन अभी महंगा है और FIs को US बाजार में ज्यादा रिटर्न नहीं मिला है। इस तरह से पिछले साल में 2024 में
FIIs की सेलिंग आई और अक्टूबर और लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फिर 15-16 अक्टूबर तक वो सेलिंग लगातार रही। मुझे लगता है कि शायद उतना प्रेशर ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल भी एटलीस्ट पहले 2 या 3 महीनों तक मुझे नहीं लगता है कि FIIs वापस इंडिया में जल्दी में लौटेंगे। इस गिरते बाजार में म्यूचुअल फंड की खरीदारी जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस किया है। तो कहां डाला है म्यूचुअल फंड ने पैसा, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं मिताली जैन। तो मिताली, बताइए, जो रिपोर्ट सामने आई है इसकी हाइलाइट्स क्या हैं? रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 10 स्टॉक्स है जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, उसमें नाम शामिल है सबसे पहले रिलायंस का 5,500 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ इन्वेस्टमेंट, विशाल मेगामार्ट में 4,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, एक्सिस बैंक, जोमेटो, सिप्ला, इन सब में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। साथ ही टोरेंट पावर एनर्जी सेक्टर से 2,2300 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, साई लाइफ साइंसेज, जियो फाइनेंशियल और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 1500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिला है। तो अगर एनालिसिस करें तो स्टेबिलिटी के प्रेफरेंस के कारण यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में बात करें तो मेजर फोकस वहाँ देखने को मिला जहाँ इन्होंने रिलायंस और टोरेंट पावर में बड़े इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। साथ ही सिप्ला लिमिटेड लार्ज कैप से और साई लाइफ साइंसेज स्मॉल कैप से दिखाता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है वहाँ पे अभी भी प्रायोरिटी बरकरार है। इसके अलावा एक्सिस बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक्स का इंक्लूजन बताता है कि कैसे बैंकिंग और फाइनेंस पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। जी, शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल जहां CPI आंकड़ों ने राहत दी थी, वहीं आज जारी हुए WPI आंकड़ों ने निराश किया है। दिसंबर में थोक महंगाई दर 1.89% से बढ़कर 2.37% रही है, लेकिन खाद्य थोक महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और सब्जियों की थोक कीमतों में उछाल देखने को मिला है। दाल और अनाज को छोड़कर आलू, प्याज, अंडे, मांस और मछली की थोक महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है। तो FNO के सख्त नियमों का एंजल वन के नतीजों पर असर दिखा है। तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 16% घटा है, जबकि मार्जिन पर करीब 5% का दबाव आया है। FNO के सख्त नियमों का एंजल वन के नतीजों पर क्या असर पड़ा है, बता रही हैं मिताली जैन। तो सेबी ने जो नवंबर में रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो बेसिकली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए लगाई थी, लेकिन मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट नज़र आया। एंजल वन के आंकड़ों की बात करें तो तीसरी तिमाही में जो इनकी नेट इनकम है वो घटकर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 990 करोड़ ही रह गई। 17.7% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। साथ ही ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और मार्जिन में भी इसके घटने का असर दिखाई दिया। इसके बाद अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 423 करोड़ पर नज़र आया पिछले क्वार्टर का, और अभी इस क्वार्टर का जो आंकड़ा है वो 281 करोड़ के आसपास का नज़र आया है। अब बात करें हम एबिटा मार्जिन्स की तो वहाँ पे भी हमें 31% की गिरावट देखने को मिली है। इसका असर जो है वो एफिशिएंसी मार्जिन्स पर देखने को मिला। अगर एवरेज डेली FNO ऑर्डर्स के सेगमेंट की बात करें तो NSE में इंडेक्स एंड ऑप्शंस की वॉल्यूम में हमें 42% की गिरावट देखने को मिली थी। ये सारा जो डेटा है ये सेबी के रिस्ट्रिक्शंस के बाद का है, और एंजल वन की कंपैरेटिवली हमें 27% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि इंडस्ट्री के मुकाबले एंजल वन जो है यहाँ पे हमें कम गिरावट देखने को मिली है FNO के एवरेज डेली ऑर्डर्स में। अब बात करते हैं कुल क्लाइंट बेस की, तो 2.95 करोड़ इस बार इन्होंने अपने क्लाइंट्स बेस में इजाफा किया है, यानी 7% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। सख्ती के बावजूद एक अच्छा नंबर यहाँ प्रदर्शित किया गया। NSE के एक्टिव क्लाइंट्स लिस्ट की बात करें तो दूसरे नंबर पर हमें एंजल वन देखने को मिलेगा। ऑर्डर की संख्या अगर एंजल वन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 42.2 करोड़ की देखने को मिली। यहाँ गिरावट देखने को मिली है 14% की। अब ट्रांजैक्शंस पे भी वॉल्यूम ये FNO की ट्रेड्स का असर देखने को मिला। रेगुलेटरी की सख्ती के बाद यहाँ पे हमें ट्रेडिंग की संख्या में घटत देखने को मिली है। एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो वो 40 लाख करोड़ पर दिखाई दी, और यहाँ पे हमें 12% की गिरावट देखने को मिली है। वायदे में एक्शन के कारण यहाँ पे वॉल्यूम में जो गिरावट है ये काफ़ी अच्छे अंकों से देखने को मिली है। लेकिन एंजल वन के मार्केट शेयर में हमें सुधार भी देखने को मिला। साथ ही क्लाइंट को बनाए रखने की क्षमता लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंजल वन के लिए काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ी है। चलिए अब आपको दिखाते